Hello dear students, let's start a new topic, that is residential status of person. In this video we will learn about citizenship and residential status of person, what are the different types of residents and residential status of individual. This is our part 1. So in this video we will only study about the residential status of individual. First of all, we should be aware about what is citizenship and what is residence. इनकम टैक्स एक्ट के अंदर रेजिडेंशियल स्टेटस को सिटीजनशिप से बिल्कुल सेपरेट कंसीडर किया गया है, यानी कि रेजिडेंशियल स्टेटस जब हम एक पर्सन का डिटरमिन करते हैं उसके ऊपर पर्सन की नेशनैलिटी, उसकी डोमिसाइल का और उसकी सिटीजनशिप का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। दोनों के दोनों डिफरेंट एस्पेक्ट्स है फ्रॉम इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू। टैक्स का जो इंसिडेंस है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन रेजिडेंशियल स्टेटस एंड नॉट ऑन द सिटीजनशिप। उसकी नागरिकता उसके टैक्स के भार को निर्धारित नहीं करती, बल्कि एक पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस, निवासीय स्थल, उसके टैक्स के इंसिडेंस को निर्धारित करता है। जैसे कि एक इंडियन सिटीजन नॉन रेजिडेंट भी बन सकता है और एक फॉरेनर इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से रेजिडेंट भी कहला सकता है। इवन रेजिडेंशियल स्टेटस एक पर्सन का ईयर टू ईयर वेरी भी कर सकता है, चेंज कर सकता है। एक पर्सन मोर देन वन कंट्री में सेम प्रीवियस ईयर के अंदर रेजिडेंट हो सकता है या वो नॉन रेजिडेंट हो सकता है। वन कंट्री के अंदर वो रेजिडेंट कहला सकता है, सेकंड कंट्री के अंदर वो नॉन रेजिडेंट कहला सकता है। और इवन जब हम सेक्शन 5 की बात करते हैं इनकम टैक्स एक्ट में, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, तो स्कोप ऑफ टोटल इनकम भी हमारा कंप्लीटली डिपेंडेंट रहता है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन। यानी कि जब हम डिटर्मिनेशन करते हैं किसी पर्सन की टोटल इनकम को, तो उसके लिए हमें उसका स्कोप ऑफ टोटल इनकम जानना होगा, और स्कोप ऑफ टोटल इनकम डिपेंड करता है एक पर्सन के रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर। सो इन ऑल, सबसे पहले जो हमें जानकारी चाहिए दैट इज पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस है क्या। हमें उसकी सिटीजनशिप से कोई लेना देना नहीं है, वो इंडिया का है या वो फॉरेनर है। हमें जो देखनी होंगी कंडीशंस वो ये देखनी होंगी कि वो रेजिडेंशियल स्टेटस के टेस्ट को क्वालिफाई करता है या नहीं करता है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेजिडेंट्स। फर्स्ट इज रेजिडेंट एंड सेकेंड इज नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट मीन्स निवासी, नॉन रेजिडेंट मीन्स अनिवासी। अगर कोई पर्सन रेजिडेंट होगा, फॉर एग्जांपल वो पर्सन इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल के लिए हम चेक करते हैं कि वो रेजिडेंट के बाद रेजिडेंट इन इंडिया तो कहलाएगा ही, बट रेजिडेंट इन इंडिया वो सिर्फ अकेले नहीं कहलाएगा, बल्कि उसके साथ उसे कुछ टेस्ट और क्वालिफाई करने होंगे फॉर बीइंग ROR और RNOR। ऑर्डिनरली रेजिडेंट वो कहलाएगा या फिर वो नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट कहलाएगा। यानी कि इंडिविजुअल सिंपली रेजिडेंट नहीं कहलाता है। इंडिविजुअल या तो बनता है ROR या बनता है RNOR। और सेकंड टाइप ऑफ रेजिडेंट्स क्या है कि वो नॉन रेजिडेंट कहला सकता है, या वो कहलाएगा ROR या वो RNOR या फिर वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। यानी कि 3 टेस्ट होंगे उसके लिए, वो 3 अल्टरनेटिव टेस्ट हैं, वो उनको क्वालिफाई करेगा तो उसके रेजिडेंशियल स्टेटस उसके अकॉर्डिंग ही कॉल किया जाएगा। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति का निवासीय स्थल। कब कोई पर्सन इंडिया के अंदर रेजिडेंट कहलाता है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम कौन से प्रीवियस ईयर की बात करते हैं। अगर असेसमेंट ईयर हमारा है 2020-21, दैट मीन्स उस पर्सन के लिए प्रीवियस ईयर है 2019-20, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में जो प्रीवियस ईयर को डिफाइन किया गया है, प्रीवियस ईयर इज अ ईयर दैट इज इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फॉलोइंग असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर से पहले वाला साल क्या कहलाता है? प्रीवियस ईयर। तो हमें जो कंडीशंस चेक करनी होंगी, जो टेस्ट देखने होंगे, वो करने होंगे प्रीवियस ईयर के अंदर।
तो दो बेसिक कंडीशंस बताई गई हैं, 2 बेसिक कंडीशंस हैं। उन 2 बेसिक कंडीशन में से कोई एक भी अगर इंडिविजुअल सेटिस्फाई कर देगा तो वो प्रीवियस ईयर में इंडिया का रेजिडेंट कहलाएगा। और उन 2 बेसिक कंडीशन में से फर्स्ट कंडीशन आती है कि वो इंडिया के अंदर प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 डेज रहा हो। ही इज इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर। सेकेंड बेसिक कंडीशन कहती है ही इज इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 365 डेज ड्यूरिंग द 4 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर एंड इज इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 60 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। सेकेंड बेसिक कंडीशन डिक्टेट करती है कि अगर फर्स्ट बेसिक कंडीशन वो क्वालिफाई नहीं करता है, यानी कि प्रीवियस ईयर में अगर वो 182 डेज से कम रहता है, देन वी विल चेक कि वो क्या प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 डेज रहा। अगर वो 60 डेज प्रीवियस ईयर में रहता है तो फिर हम उससे पिछले 4 years के अंदर 365 डेज का कम से कम स्टे उसका इंडिया के अंदर चेक करते हैं। अगर वो सेकेंड बेसिक कंडीशन क्वालिफाई कर देता है, फर्स्ट नहीं कर पाता है, देन ही मे बी कॉल्ड एज अ रेजिडेंट इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर, क्योंकि दोनों बेसिक कंडीशन में से कोई एक पूरी करना ज़रूरी है। फर्स्ट ना पूरी की, सेकंड पूरी कर दी, तब भी वो रेजिडेंट है। अगर उसने फर्स्ट क्वालिफाई कर दिया तो वो रेजिडेंट इन इंडिया तब भी है, राइट। तो हम रेजिडेंट इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर तब बोलते हैं जब एक इंडिविजुअल दोनों बेसिक कंडीशन में से कोई एक पूरी कर देता है। बट सेकंड बेसिक कंडीशन की कुछ एक्सेप्शंस हैं, जहाँ पे हमने बात की कि प्रीवियस ईयर में कम से कम उसका 60 डेज का स्टे होना चाहिए इंडिया में। बट 2 केसेस ऐसे हैं जहाँ पे हम 60 डेज इन इंडिया कंसिडर ना करके हम 182 डेज का स्टे पीरियड काउंट करते हैं। वो केसेस हैं, फर्स्ट इंडियन सिटीजन हु इज लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज इन द प्रीवियस ईयर और एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप। कोई भी भारतीय नागरिक जो इंडिया छोड़ रहा है, किस लिए? एम्प्लॉयमेंट पर्पज से बाहर जाके काम करेगा वो, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, प्रीवियस ईयर के अंदर वो इंडिया छोड़ के जा रहा है, या फिर वो प्रीवियस ईयर में इंडिया लीव कर रहा है एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप, समुद्री जहाज का बेड़े का सदस्य के तौर पर वो इंडिया लीव करता है। तो फर्स्ट केस में हम उसका स्टे प्रीवियस ईयर के अंदर 60 डेज की जगह 182 डेज कवर करेंगे। और सेकेंड एक्सेप्शन कहती है कोई इंडियन सिटीजन है या कोई फॉरेन नेशनल ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो इंडिया से बाहर रहता है एंड ही इज कमिंग टू इंडिया ऑन अ विजिट इन द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के अंदर वो इंडिया में विजिट के लिए आता है, वो पर्सन का स्टे इंडिया के अंदर हम 60 डेज की जगह 182 डेज चेक करेंगे। सिर्फ उन लोगों के लिए जो भारतीय नागरिक हैं या वो भारतीय मूल के नागरिक हैं, फॉरेन नेशनल ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं। फॉरेन नेशनल ऑफ इंडियन ओरिजिन मीन्स कि इधर ही और हिज पेरेंट्स और हिज ग्रैंड पेरेंट्स वर बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। जो हमारा भारत के आज़ाद होने से पहले अनडिवाइडेड इंडिया में उनका बर्थ हुआ, चाहे वो पर्सन जो आ रहा है इंडिया के अंदर वो है या उसके पेरेंट्स हैं या उसके ग्रैंड पेरेंट्स है। ग्रैंड पेरेंट्स में हम दोनों काउंट करते हैं, पेरेंटल ग्रैंड पेरेंट्स या फिर हम कहें मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि दादा दादी नाना नानी सब लोग इंडिया से बाहर रह रहे हैं बट उनका बर्थ अनडिवाइडेड इंडिया में था। तो फिर उसकी वजह से हम जब वो प्रीवियस ईयर में इंडिया में विज़िट के लिए आता है तो विज़िट चाहे वो बिज़नेस विज़िट है, चाहे वो पर्सनल विज़िट है, चाहे वो रिलेटिव से मीटिंग के लिए आ रहे हैं या वो टूर पर्पस से आते हैं, जिस भी पर्पस से वो इंडिया में विज़िट करेंगे हम चेक करेंगे उनका स्टे 182 डेज़ का रादर देन 60 डेज। सो दोनों एक्सेप्शनल केसेस के अंदर हम 60 डेज की जगह 182 डेज का स्टे पीरियड चेक करेंगे प्रीवियस ईयर में। अगर एक्सेप्शनल केस है तो 182 डेज, यानी कि अगर 182 डेज से ज़्यादा वो इंडिया में रहा प्रीवियस ईयर में तो वो फर्स्ट बेसिक कंडीशन क्वालिफाई कर जाएगा और फर्स्ट बेसिक कंडीशन क्वालिफाई करते ही हम उस इंडिविजुअल को डिक्लेयर कर देंगे दैट ही इज रेजिडेंट इन इंडिया। So now it is very much clear that for becoming resident in India, an individual has to satisfy any of the 2 basic conditions. दोनों बेसिक कंडीशन में से कोई एक पूरी करना ज़रूरी है अगर प्रीवियस ईयर में उसे इंडिया का रेजिडेंट बनना है। अगर वो
प्रीवियस ईयर में दोनों बेसिक कंडीशन में से कोई एक भी पूरी नहीं करता है, देन ही विल बी कॉल्ड एज अ नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। उसे हम NRI बोलेंगे, नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, अनिवासी। अगर कोई इंडिविजुअल दोनों बेसिक कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है। एडिशनल कंडीशंस टू बी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट, ROR। एक इंडिविजुअल को हम सिंपली रेजिडेंट कहकर नहीं छोड़ देते, बल्कि वी हैव टू चेक आउट वेदर ही इज ROR और RNOR। वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट है या वो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है। सो ROR हम उस सिचुएशन में एक इंडिविजुअल को कॉल करते हैं व्हेन ही सेटिस्फाइज बोथ द एडिशनल कंडीशंस। वो जब दो अतिरिक्त शर्तों को पूरा कर देता है तो हम रेजिडेंट इंडिविजुअल को रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट बोलते हैं। इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि रेलिवेंट प्रीवियस ईयर से पिछले 10 ईयर्स के अंदर कम से कम 2 साल वो पर्सन वो रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। He is resident in India for at least 2 out of 10 previous years immediately preceding the relevant previous year. First additional condition कहती है कि that person should be resident in India for at least 2 out of 10 previous years immediately preceding the relevant previous year। जैसे हमने बताया, अगर हमारा relevant previous year 2019-20 है, so उससे back 10 प्रीवियस ईयर में कम से कम 2 साल वो पर्सन इंडिया में रेजिडेंट होना चाहिए, निवासी होना चाहिए। सेकेंड एडिशनल कंडीशन कहती है ही हैज़ बीन इन इंडिया फॉर 730 days और मोर ड्यूरिंग द 7 प्रीवियस ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। रेलिवेंट प्रीवियस ईयर से पिछले 7 प्रीवियस ईयर्स में कम से कम 730 days का स्टे उसका इंडिया में होना चाहिए। When that person satisfies both the additional condition, then he will be called as ROR, resident and ordinarily resident. If resident individual is not able to satisfy both the additional condition, then he will be resident but not ordinarily resident. जब resident individual दोनों additional condition को पूरी नहीं करेगा, दोनों एडिशनल कंडीशन को पूरी नहीं करेगा, देन ही विल बी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। लेट अस टेक एन एग्जांपल। मिस्टर एक्स, एन इंडियन सिटीजन, इज लिविंग इन दिल्ली सिंस 1968, left for Japan on July 1, 2015. He comes back on August 17, 2019. Determine his residential status for assessment year 2020-21. मिस्टर एक्स एक इंडियन सिटीजन है जो दिल्ली में रह रहा है सिंस 1968, बट ही लेफ्ट फॉर जापान ऑन जुलाई 1, 2015। जुलाई 1, 2015 को वो जापान चला गया, बट ही इज़ कमिंग बैक टू इंडिया ऑन अगस्त 17, 2019। 17 अगस्त 2019 को वो वापस आता है। सो नाउ वी विल हैव टू चेक अबाउट हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21। असेसमेंट ईयर अगर उसका 2020-21 है, देन रेलिवेंट प्रीवियस ईयर इज 2019-20। सो प्रीवियस ईयर में हमें स्टे चेक करना है फर्स्ट बेसिक कंडीशन के अकॉर्डिंग। इंडियन सिटीजन है, वो इंडियन सिटीजन है और फर्स्ट बेसिक कंडीशन बोलती है, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कोई एक्सेप्शनल केस तो नहीं है फॉर लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज और एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियनशिप, या फिर ही इज़ कमिंग ऑन विजिट टू इंडिया। दोनों एक्सेप्शनल केसेस में से वो कवर नहीं होता है। सो दैट्स वाई वी आर चेकिंग ओनली 2 ऑफ द बेसिक कंडीशन। सो फर्स्ट बेसिक कंडीशन कहती है कि स्टे कितना होना चाहिए प्रीवियस ईयर के अंदर, मिनिमम 182 days। सो मिनिमम 182 days। ही इज़ कमिंग बैक ऑन अगस्त 17, 2019। सो अगस्त 17 to 31 अगस्त वो इंडिया में है, यानी कि 15 days ऑफ अगस्त, सितंबर में 30 days, अक्टूबर 31 days, नवंबर 30 days, दिसंबर 31 days, जनवरी 31 days, फरवरी 2020 लीप ईयर होने की वजह से फरवरी के 29 days, मार्च 31 days। सो अगस्त 17, 2019
से लेकर 31 मार्च 2020 तक उसका स्टे इंडिया में है, और वो टोटल डेज जब हम काउंट करते हैं दैट इज़ 228 डेज। सो 228 डेज प्रीवियस ईयर में वो इंडिया में रहता है। दैट मीन्स मिनिमम पीरियड ऑफ 182 डेज का वो टेस्ट क्वालिफाई करता है, सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब वो फर्स्ट बेसिक कंडीशन पूरी करता है। अगर वो फर्स्ट बेसिक कंडीशन पूरी करता है दैट मीन्स ही इज रेजिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2019-20। बट जैसा मैंने पहले बताया था कि एक इंडिविजुअल को हम सिंपली रेजिडेंट कहकर नहीं कॉल करते, बल्कि हम रेजिडेंट बनने के बाद चेक करते हैं कि वो ROR है या फिर वो RNOR है, साधारण निवासी है या असाधारण निवासी है। सो कीपिंग इन व्यू द फैक्ट्स ऑफ द गिवन केस, जो हमें कंडीशंस बताई गई हैं, मिस्टर एक्स जब हम चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा दैट ही इज सेटिस्फाइंग 2 एडिशनल कंडीशंस ऑल्सो। तो फर्स्ट एडिशनल कंडीशन थी he is resident in at least 2 out of 10 previous years preceding the relevant previous year। relevant previous year है 2019-20, उससे पिछले 10 सालों में कम से कम 2 साल वो रेजिडेंट होना चाहिए। तो हमें चेक करना पड़ेगा पिछले 10 ईयर्स। तो पिछले 10 ईयर्स स्टार्टिंग हमारी हो जाएगी 2018-19 से, और वी आर रिवर्सिंग बैक 2017-18, 16-17, 15-16, 14-15। हर एक प्रीवियस ईयर जो पिछले 10 प्रीवियस ईयर्स होंगे उसके अंदर हम स्टे चेक करेंगे, प्रीवियस ईयर का भी स्टे, और साथ के साथ किसी प्रीवियस ईयर में अगर वो कंडीशन पूरी करता होगा, फर्स्ट बेसिक कंडीशन या सेकंड बेसिक कंडीशन, अगर सेकंड बेसिक कंडीशन पूरी करेगा तो सेकंड बेसिक कंडीशन या फर्स्ट में से पूरी होते ही वो पर्सन रेजिडेंट बन जाएगा, राइट। सो 2018-19 में हम देखते हैं कि वो इंडिया में नहीं था। ही इज़ कमिंग बैक टू इंडिया ऑन अगस्त 17, 2019। तो 1920 में वो इंडिया में आया था, 2018 में वो प्रीवियस ईयर में इंडिया में नहीं था, दैट्स वाई स्टे इज़ नील। और प्रीवियस ईयर में अगर वो कुछ भी नहीं रहा तो वो पर्सन क्या बन जाएगा, नॉन रेजिडेंट। 17-18 में हमने चेक किया, 17-18 में भी वो इंडिया में नहीं था, तो इस प्रीवियस ईयर में वो ना 182 डेज था ना वो 60 डेज था, तो इसलिए वो पर्सन बन गया नॉन रेजिडेंट, क्योंकि उसने दोनों बेसिक कंडीशन में से कोई भी पूरी नहीं की। 16-17 में भी सेम केस है, वो नॉन रेजिडेंट है। 15-16 में वो इंडिया छोड़ के गया था जुलाई 1, 2015 को। दैट मीन्स 1 अप्रैल 2015 से लेकर 1 जुलाई 2015 तक वो इंडिया में था। तो 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल, 30 डेज ऑफ अप्रैल, 31 डेज ऑफ मई, 30 डेज ऑफ जून एंड 1 जुलाई, टोटल 92 डेज का स्टे उसका प्रीवियस ईयर में है। प्रीवियस ईयर में 92 डेज रहा, तो यानी कि वो फर्स्ट बेसिक कंडीशन पूरी नहीं करता 182 डेज की, बट वो सेकंड पार्ट कवर करता है। प्रीवियस ईयर में 60 डेज से ज़्यादा रहा। अगर वो प्रीवियस ईयर में 60 डेज से ज़्यादा रहा तो हम चेक करेंगे कि लास्ट 4 ईयर्स में वो 365 डेज का स्टे था उसका। तो जैसा कि हमें फैक्ट्स गिवन हैं उसके अंदर ये बताया गया है कि वो 1968 से जुलाई 1, 2015 तक इंडिया में रहा, दिल्ली के अंदर। तो इससे पिछले के सालों में वो पूरा साल इंडिया में था। दैट मीन्स वो पिछले 4 सालों में 365 डेज की कंडीशन पूरी करता है। तो सेकंड बेसिक कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है और हम 2015-16 में उस पर्सन को कॉल करेंगे फिर रेजिडेंट। और उससे पिछले सालों में वो पूरा साल इंडिया के अंदर है, यानी कि वो फर्स्ट बेसिक कंडीशन पूरी कर देता है, इसलिए उसे हम रेजिडेंट बोलेंगे। 14-15 हो, चाहे वो 13-14 हो, 12-13 हो, कितने भी प्रीवियस ईयर बैक वाले, ठीक है। तो उसके अंदर वो क्या था, रेजिडेंट था। तो हमारे पास 10 में से 2 ईयर्स के अंदर वो पर्सन कम से कम रेजिडेंट होना चाहिए। तो जब हमने ये पिछले 5 ईयर्स रिकॉल किए तो 5 ईयर्स के अंदर वो 15-16 और 14-15 में 2 ईयर्स में रेजिडेंट बन गया। तो 2 सालों का रेजिडेंट हमें पता लगते ही हमें पता चल गया कि उसने फर्स्ट एडिशनल कंडीशन को पूरा कर दिया। Then we will check our second
एडिशनल कंडीशन। सेकेंड एडिशनल कंडीशन सेज कि रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में से पिछले 7 प्रीवियस ईयर में वो कम से कम 730 डेज का इंडिया में उसका स्टे होना चाहिए। अब हमें पता है कि उसने 1 जुलाई 2015 को इंडिया छोड़ा था, राइट? तो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है 2019-20, उससे बैक 7 प्रीवियस ईयर हमने लिख लिए, 18-19, 17-18, 16-17, 15-16, 14-15, 13-14, 12-13, और हर प्रीवियस ईयर में चेक किया कि वो कितने डेज इंडिया के अंदर था। 18-19 में इंडिया में नहीं था, 17-18 में इंडिया में नहीं था, 16-17 में इंडिया में नहीं था, बट 15-16 में हमने चेक किया था कि 1 अप्रैल 2015 से लेकर 1 जुलाई 2015 तक इंडिया में है, 92 डेज इंडिया में है, और उससे पिछले ईयर्स के अंदर वो पूरा साल इंडिया में था, 365 डेज, 365 डेज एंड 365 डेज। तो टोटल 7 प्रीवियस ईयर्स का जब हम टोटल किया स्टे निकल के आया हमारा 1188। दैट मीन्स कि वो 730 डेज से ज़्यादा रहा। दैट मीन्स कि एक्स ने फर्स्ट एडिशनल कंडीशन भी सेटिस्फाई की और सेकेंड एडिशनल कंडीशन भी सेटिस्फाई की। दैट मीन्स ही इज ROR इन इंडिया फॉर असेसमेंट ईयर 2019-20। ही इज रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया फॉर असेसमेंट ईयर 2019-20। वो एक साधारण निवासी है। हम हर तरीके का रेजिडेंशियल स्टेटस क्यों डिटरमिन कर रहे हैं कि वो निवासी है, अनिवासी है, साधारण निवासी है या असाधारण निवासी है? वो सिर्फ इस पर्पज से क्योंकि टैक्स का जो लाइबिलिटी बनती है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन। अगर रेजिडेंट होगा, ऑर्डिनरली रेजिडेंट होगा, ROR होगा, तो उसकी फॉरेन की इनकम भी टैक्सेबल हो जाएगी। बट इन केस ऑफ NRI, foreign income is not taxable. That's why we are considering the residential status of person from income tax point of view. I hope कि residential status of individual आप सबको clear है. We will watch next video on the topic residential status of company, residential status of HGF, firm, AOP or every other person. Thank you.